नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी के कंप्यूटर साइंस सीरीज़ में चल रहे हैं। उसका थर्ड चैप्टर देख रहे थे, राइट। और इसमें हम लोग जो थर्ड सब पार्ट है दैट इज़ बिग डेटा, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राइट। इससे पहले हमने रोबोटिक्स वगैरह डिस्कस किया था। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें, ठीक है। और अपना बेल आइकन दबा दें कि जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास घंटी बज जाए। चलिए आते हैं हम लोग बिग डेटा पे। तो बिग डेटा एक्चुअली होता क्या है, नाम से ही पता चलता है कि डेटा जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, डेटा क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रोज़ दिन जो हम लोग करते हैं ना, हम फोटो खींचे और अपलोड कर दिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। ठीक है, मेल भेजना शुरू कर दिया। अब आप ये सोचिए ना कि एक दिन में कितना मेल, नया नया मेल क्रिएट होकर सेंड होता होगा। ठीक है, तो वो एक तो आपके सेंड फोल्डर में पड़ा हुआ है, सामने वाले के इनबॉक्स फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो मतलब एक चीज़ का दो कॉपी हो गया और दो जगह उसको स्टोर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह का जो डेटा, बहुत बड़ा एक डेटा क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। ठीक है, तो पहले तो इसका डेफिनेशन वाला जो पार्ट है छोटा सा, वो हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वैल्यू में क्या है, डेटा सेट्स। तो इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि बड़ा सा दिखे, है ना। चलिए, क्या है बिग डेटा, डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम है, इनॉर्मस वॉल्यूम है। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो इसके लिए सबसे जो आजकल चल रहा है वो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील्स आ रहे हैं आजकल रंग बिरंग के। ठीक है ना, इंस्टाग्राम है। और क्या हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, और क्या हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्त। और क्या हो सकता है, ईमेल्स हो सकता है। ईमेल्स में कोई सा भी हो, आपका याहू हो, जीमेल हो, या फिर जो भी आप नाम जानते हो, कोई सा भी ईमेल हो सकता है, ईमेल्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, आजकल ट्विटर पे भी बहुत लड़ाई चलता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है। ठीक है, जिनको नहीं पता लिंक्डइन, उन वो इग्नोर कीजिए। कोई एक साइट है जिसपे मतलब ऑफिशियल, जैसे ट्विटर होता है ना, ऑफिशियल साइट गवर्नमेंट का, तो उस पर मतलब अपना अकाउंट बना के रखते हैं। तो वैसे ही जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ल्ड है, ठीक है, या हार्डवेयर, कोई भी रिक्वायरमेंट होता है जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो सब लिंक्डइन के थ्रू इधर उधर मूव करते हैं। ठीक है, राइट। तो ये इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्या है कि ये जो डेटा सेट, जो इनॉर्मस वॉल्यूम हमने अभी देखा, ये क्या हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे तैसे वो ऐड हो गया रहता है ना, आपने डेटा जनरेट किया, आपने भेज दिया, आपके हिसाब से तो वो ठीक है। लेकिन एक ओवरऑल आप देखेंगे कि बिलियंस ऑफ जो डेटा जनरेट हो रहा है, वो जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, किस पर्टिकुलर तरीके से स्टोर नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड करने का मतलब वो एक प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं है, राइट। तो ये जो डेटा है, दिस इज अलॉन्ग विथ बीइंग अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड है ये। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होने के कारण क्या हो जाता है, इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड डेटा। मतलब ये जो एक तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और दूसरा इसका अनस्ट्रक्चर्ड होना, इसके कारण क्या है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का क्वेरी लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब यूज़ करके जो आप ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनसे, उन टूल्स से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये दोनों मिला करके हमको एक पॉइंट देखने के लिए मिलता है, डेटा, इसको इधर लाइन खींच देते हैं, data cannot be processed, cannot be processed। ठीक है, डेटा cannot be processed and analyzed, and analyzed, processed and analyzed using अपना पुराना जो मेथड है, ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स, डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। ठीक है, टूल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको हमारा सवाल जाता है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इनॉर्मस वॉल्यूम है, तो हमको क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस करने पड़ते हैं, हमको क्या क्या इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है अपना चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चैलेंज है वो इंटीग्रेशन का है, कैसे डेटा को इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेशन का चैलेंज है। ठीक है, दूसरा क्या चैलेंज है, स्टोरेज का चैलेंज है, कि भाई इतना ज़्यादा डेटा हम लोग रखेंगे कैसे। ठीक है, एनालिसिस का है, एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल टूल से ये नहीं हो पा रहा था। ठीक है, सर्चिंग का है, कि हमको कोई डेटा खोजना हो तो कैसे खोजेंगे।
और क्या है, प्रोसेसिंग का है। एक साथ इतना तरह का डेटा आ जाएगा तो हर डेटा का अलग तरह से प्रोसेस करना पड़ता है ना, तो कैसे हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे इतना बड़ा डेटा को। ठीक है, उसके अलावा और क्या चैलेंज है, ट्रांसफ़र का है। अब इतना ज़्यादा डेटा है, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेरी कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेरिंग कैसे करेंगे, क्वेरिंग सर्चिंग का ही एक पार्ट हो जाता है। विजुअलाइजेशन कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये इसके चैलेंजेस हैं। लेकिन तो फिर ये जो इतना बड़ा डेटा है तो इसकी मतलब क्या खास बात ऐसी है कि हमको इसमें जो दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो बिग डेटा आपने स्टोर कर दिया यार, और वो डेटा जो पड़ा हुआ है उसको मतलब क्या, उसको मतलब खोदने का क्या ज़रूरत है। तो खोदने का यहाँ पे एक ज़रूरत है, उस चीज़ को हम लोग भी देखेंगे क्या खोदने का ज़रूरत है। तो खोदने क्यों खोदते हैं, क्योंकि इट कंटेन्स knowledge and information of high business value। ठीक है, तो इसमें जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस नॉलेज टाइप का चीज़ सब भी इसमें पड़ा हुआ है। अब उन चीज़ को हमको अगर खोजना है तो इसलिए हम इसमें खोजबीन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये खोजबीन जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमको क्या चाहिए, बेसिकली सॉफ्टवेयर कोई चाहिए। ठीक है, टू हैंडल चैलेंजेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर चाहिए टू हैंडल चैलेंजेस। तो ये अपना इसका एक बहुत बेसिक सा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक छोटा सा एक और पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ठीक है, इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, सॉरी 5 दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, पहला क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में अभी हमने देखा कि इनॉर्मस है, इनॉर्मस साइज है, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस साइज है। ठीक है, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा क्या, वेलोसिटी, किस गति से ये डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक्सपोनेंशियली हाई रेट ऑफ डेटा ग्रोथ। ठीक है, ये 2 है। तीसरा क्या पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट हम अभी देखेंगे। थर्ड पॉइंट इसका है वैरायटी। ठीक है, तो वैरायटी में क्या क्या है, ये डेटा क्या है, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं प्लस अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। अब मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड वो ओवरऑल है। ठीक है, ओवरऑल जो आपके पास वो डेटा, बिग डेटा कलेक्ट हुआ है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन हम जो डेटा भेज रहे हैं वो हम हो सकता है स्ट्रक्चर्ड भेज रहे हो। ठीक है, कोई हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड भेज रहा हो, कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड भेज रहा हो। तो उस बड़े से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर में आपके वैरायटी ऑफ डेटाज होते हैं। ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। चौथा पॉइंट वेरासिटी का है, चौथा पॉइंट वेरासिटी। ठीक है, वेरासिटी में आपको क्या याद रखना है कि वेरासिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा। ठीक है, अब ये इस पे जो है डाउटफुल हो जाता है। क्यों डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि बिग डेटा जो है, बिग डेटा क्या है, कहीं कहीं पर इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, और क्या है, बायस्ड है, बायस्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है, ये अपना वेरासिटी में आ जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है, वैल्यू। वैल्यू की हम लोग ऑलरेडी बात एक बार कर चुके हैं अभी। बिजनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, डेटा ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसी के साथ हम लोग बिग डेटा को समराइज कर सकते हैं
आप लोग अब छोटा सा बिग डेटा देख सकते हैं कि ये आपका टोटल बिग डेटा के बारे में डिटेल्स हैं। ठीक है, मोटा मोटी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें था नहीं। इसमें दिमाग लगाने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है और हमको जो काम का चीज़ है वो निकालने का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, यहाँ अंधेरा हो गया था तो सोचा थोड़ा लाइट वाइट जला लें। इसमें एक और लास्ट मतलब छोटा सा पॉइंट रह गया है, जो हम लोग अभी बिग डेटा देख रहे हैं ना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको भी कवर करते ही चलते हैं। ठीक है, जो इसमें आखिरी है ये है डेटा एनालिटिक्स का। क्या है? डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स। अब ये नाम से ही पता चलता है कि कुछ एनालिसिस टाइप का जो बात है इसमें हमको करना होगा। डेटा एनालिटिक्स में कुछ एनालिसिस का बात करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली हमारे पास एक बिग डेटा अवेलेबल है, उसके साथ क्या करना है? पहला चीज़ तो ये करना है प्रोसेस ऑफ ये एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए ना, प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग डेटा सेट्स। ठीक है, हमारे पास जो डेटा सेट्स मिले हुए हैं उनको हमको क्या करना है? एग्जामाइन करना है। तो डेटा एनालिटिक्स में हम लोग क्या काम करते हैं? एग्जामाइनिंग डेटा सेट्स। ठीक है, हमारे पास बिग डेटा अवेलेबल है, उससे एक चंक उठाएंगे, उसका हम लोग एनालिटिक्स करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, सवाल ये उठता है। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑलरेडी एक मोटा मोटा आंसर देख चुके हैं। अब फॉर्मली देखते हैं इसको। टू ड्रॉ कंक्लूजन। ठीक है, टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंफॉर्मेशन इन देम। उसमें कुछ हमको खोजना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको एनालिसिस करेंगे, एग्जामाइनिंग करेंगे, और उससे हमको कुछ एक कंक्लूजन मिलेगा कि हमको ये क्या। अब किसी मान लीजिए कोई इंडस्ट्री खड़ा करना है, मान लेते हैं मेरे को कोई इंडस्ट्री खड़ा करना है, उसका उस डेटा में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? जो पुराना कुछ रिकॉर्ड्स है ना इसका, पिछले आप समझ लीजिए 10 साल, 15 साल या 20 साल में कैसे कैसे पेपर्स को आपको साइन कराने पड़ रहे हैं, लैंड का क्या चक्कर था, ठीक है, कौन से टैक्स भरने पड़ते हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो ये कहीं एक डेटा दिया हुआ है, तो हम उससे निकाल करके हम देखते हैं कि अरे हाँ, ये सब प्रोसेस हमको करना होता है। तो दैट इज़ टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इन्फॉर्मेशन इन देम। ठीक है, ये कौन करते हैं? ये लोग ये काम को कौन करना चाहते हैं? ठीक है, ये करना चाहते हैं यूज्ड इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज। ठीक, कमर्शियल इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें ये लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं। टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। ठीक है, कोई अगर पहले किसी हादसा के थ्रू गया हुआ होगा तो हमको वो गाइड कर देगा एक्चुअली कि हमको कैसे करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक अपने पास ये होता है कि पांडास का नाम अगर आपने सुना हो, पांडास। ठीक है, पांडास क्या होता है? ये लाइब्रेरी ऑफ पाइथन होता है। लाइब्रेरी ऑफ पाइथन लैंग्वेज सुना होगा ना आपने, वो लाइब्रेरी होता है उसका, पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, क्या करता है ये? यूज्ड टू मेक डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, एनएल लिख रहा हूँ सिंपलर। ठीक है, इस काम के लिए ये एक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, पांडास लाइब्रेरी ऑफ पाइथन लैंग्वेज मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा बिग डेटा खत्म हुआ। राइट, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं, डेट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे इसको भी। बड़ा सा नाम था तो मैंने सोचा कि पॉज करके ही लिख दें। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है? पहला पॉइंट जो इसमें है दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं। ठीक है, बस मेरे फ्लो चार्ट को आप फॉलो करते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। ये क्या है कि अ नेटवर्क ऑफ डिवाइस है। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है। ठीक है, बात करते हैं अभी इसको थोड़ा मैं और बढ़िया से समझेंगे। एक नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इस डिवाइसेस में
एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होते हैं, हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से क्या होता है, टू कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस, ठीक है, अदर डिवाइसेस ऑन सेम नेटवर्क, उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोग को, ऑन सेम नेटवर्क। ठीक, अब ये जो हो रहा है सेम नेटवर्क, इससे क्या हो रहा है बेसिकली, इससे हो रहा है हमारा इंटरेक्शन। ठीक है, ये हो रहा है क्या, इंटरेक्शन। तो कोई इसमें बीच में आया होगा जो इन लोग को इंटरेक्शन करवा रहा होगा, तो इंटरेक्शन थ्रू स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर। ठीक है, यही जो है IoT में हो रहा है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, 1 मिनट लगेगा, समझिए। अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, सपोज आपका ये घर है, ठीक है, आपका ये घर है, राइट। आपके घर में यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है, टीवी है, यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए माइक्रोवेव लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रिज लगा हुआ है, ठीक है, और सारे जो ये डिवाइसेस हैं दे आर आपस में कनेक्टेड हैं। अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, चल दिखा भी लेते हैं। ये मान लेते हैं आपस में कनेक्टेड हैं। अब कैसे है वो आप छोड़िए, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये कनेक्शन जो कैसे है, वो एक तो ये तार हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एक वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, एक वाईफाई लगा हुआ है ना, जियो का एक वाईफाई लगा हुआ है। और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या लेकर के, स्मार्टफोन लेकर के, क्या लेके, स्मार्टफोन लेके, ठीक है। इसमें एक आप ऐप चला रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जियो जो है सब सारे क्या है, सारे में वाईफाई होगा, सन है ना, सब में ही वाईफाई कनेक्ट करने का कुछ तो एक प्रोसीजर होगा, ठीक है, सब में एक वाईफाई कनेक्ट करने का प्रोसीजर होगा। और सारे जो हैं वो इस ऐप से जुड़े हुए हैं। अब ये समझिए, ये आपका मोबाइल भी वाईफाई से जुड़ा हुआ होगा, तो ये वाईफाई जो आपका जियो का लगा हुआ है वाईफाई, उससे क्या है, आपका मोबाइल कनेक्टेड है, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। उन डिवाइस को मैनेज करने के लिए वाईफाई के थ्रू एक हमारे पास चैनल है जो हमारे एक मोबाइल ऐप में होगा, ठीक है। उस मोबाइल ऐप में जो वो चैनल है, उससे हम क्या बोलेंगे कि टीवी को ऐप खोलेंगे वो, और हम बोलेंगे टीवी ऑन हो जा भाई, ठीक है। अब तो आपने पढ़ाई है कि टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट भी होने लग गया है, तो हम उसको बोलेंगे टीवी भाई साहब आप हमको एक काम कीजिए, आज तक न्यूज़ लगा दीजिए। तो वो क्या करेगा, टीवी को पहले ऑन कर देगा और आज तक का न्यूज़ चला देगा, ठीक। लाइट है, मैं बोलूँगा कि ऐप भाई साहब ये लाइट जो है मेरा, उसको आप जला दीजिए। अब वो लाइट मान लीजिए मल्टीपल रंग में जल सकता है, तो बोलेंगे कि भैया आप एक काम कीजिए, लाइट को है ना ग्रीन रंग में जला दीजिए, ठीक है। उसी तरह से वॉशिंग मशीन हो सकता है कि भैया मैंने कपड़े लगा दिए हैं, आप वॉशिंग मशीन चला दीजिए, ठीक है, इस मोड पर चला दीजिए, ठीक है। तो और फ्रिज होगा तो फ्रिज बोलेगा भैया जो अभी गर्मी बढ़ गया है, टेम्परेचर जो है वो आप 0 डिग्री पर कर दीजिए। उसी तरह से आपको क्या है, माइक्रोवेव है, तो बोला कि भैया माइक्रोवेव में मैंने खाना रख दिया है, आप जो है वो माइक्रोवेव चला दीजिए 30 सेकंड पे। तो इस तरह से आप एक ऐप से पूरे घर के डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिवाइस वैसे होने चाहिए। आजकल के जो अभी जो आपके घर में डिवाइस होगा कोई सा भी, मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो या टीवी हो, वो वैसा डिवाइस नहीं है। उस डिवाइस में अलग से एक चिप लगेगा या कुछ सॉफ्टवेयर लगेगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो वाईफाई से कनेक्ट करने की क्षमता रखता होगा। अभी जो हमारे पास टीवी तो खैर स्मार्ट टीवी आ गया है अभी, लेकिन फ्रिज जो है वो वाईफाई से कनेक्ट करने का क्षमता नहीं है, ठीक है। जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, किसी घर में हो तो अलग बात है, लेकिन जनरली जो रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ें हैं, ठीक है, वाईफाई, वॉशिंग मशीन, ये सब वाईफाई से कनेक्ट करने का उन्हें ये मतलब क्या टेक्नोलॉजी नहीं ऐड किया गया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको ऐड करके देंगे तो वो वाईफाई से कनेक्ट होगा। जब वो वाईफाई से कनेक्ट होगा तो फिर आपको एक ऐप का भी एक्सेस मिलेगा जिसके थ्रू आप सबको चला सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल बैठे बैठे आप पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये होता है अपना इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो पहला पॉइंट था ये नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा नेटवर्क ऑफ डिवाइस है ना, नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट इसमें था
कि एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए और उस तरह से चलने के लिए कि भाई उधर ऐप से ही ऑर्डर आया है वाईफाई के थ्रू और हमको चलना है, रुकना है, सब उसमें बोला गया हुआ है। तो वैसा कुछ एम्बेडेड मतलब उसके अंदर लगा हुआ होना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे क्या होता है कि टू कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस एज इन मोबाइल या कंप्यूटर जो भी होगा जो उनको कंट्रोल कर रहा होगा, या फिर वाईफाई का जो ये राउटर लगा हुआ उससे कनेक्ट करने का उनमें क्षमता होगा, कम्युनिकेट करने का क्षमता होगा। ठीक है, वो सेम नेटवर्क पे ही होंगे, राइट। और इंट्रैक्शन जो है उनको कौन कंट्रोल करेगा, तो आप स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है कि पहला जो अपने को टॉपिक पढ़ना है, जो सब टॉपिक है, दैट इज वेब ऑफ थिंग्स। क्या है, वेब ऑफ थिंग्स। कहाँ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और इसके अंदर जो पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है दैट इज वेब ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है, WOT, ये सब टॉपिक में है। अब आप थोड़ा इसको समझिए, वेब ऑफ थिंग्स क्या चीज़ क्या है। पहले तो हम क्या था कि अभी मैंने आपको एक ये दिखाया, एक ऐसा घर है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ डिवाइस लगा हुआ, यहाँ डिवाइस लगा हुआ, डिवाइस, ठीक है, एक दूसरा एक घर होगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ डिवाइस लगा हुआ, तीसरा एक घर होगा, ठीक है। ऐसे क्या हो सकते हैं, आप अप टू n हो सकते हैं। n मतलब कोई सा भी एक बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए जो सबका घर जो है ऐसा सिस्टम से भर चुका है। तो अब ये क्या समस्या क्या उठ जाता है कि एक मोबाइल जो है वो इस घर को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा मोबाइल इस घर को कर रहा है, तीसरा मोबाइल इस घर को कर रहा है। ठीक है, तो n घर के लिए n मोबाइल चाहिए आपको, राइट। तो इस समस्या क्या समाधान है कि हम चाहते हैं कि आप एक बार आपने ऐप में लॉगिन किया, आपने अपना अकाउंट बनाया, उसके थ्रू आप एक घर को कंट्रोल कर सकते हैं। माने उसी मोबाइल में आपको मल्टीपल ऐप्स रखने पड़ेंगे जो मल्टीपल घर को कनेक्ट कर सके। n घर हैं तो आपको n ऐप्स रखने पड़ेंगे या n डिवाइसेस रखने पड़ेंगे, राइट। तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लेंगे। ठीक है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लेंगे, ठीक है, जो पीछे इन सबसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ठीक है, अप टू n तक कनेक्टेड होगा। और वो क्या करेगा कि आप जिससे भी बात करना चाहते हैं वो इस एक के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेब ऑफ थिंग्स। तो ये क्या है, वेब है, राइट। तो आपने ये देखा होगा कि आप जैसे गूगल क्रोम खोलते हैं तो एक गूगल क्रोम पर आप कितने साइट्स खोल सकते हैं। ठीक है, एक गूगल क्रोम पे आप कितने साइट्स खोल सकते हैं, आप ये सोच के देखिए। अनलिमिटेड साइट्स खोल सकते हैं, जितने साइट्स हैं सारे साइट्स खोल सकते हैं। ऑब्वियसली सरकार ने कुछ साइट्स ब्लॉक करके रखा हुआ है तो उनको नहीं खोल सकते, उनके अलावा जो भी आप साइट्स खोलना चाहें आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसा सोचिए कि हर जो साइट आप गूगल क्रोम पे खोल रहे हैं, ठीक है, उसकी जगह उसका ऐप होता है। जैसे यूट्यूब का ऐप होता है, ठीक है, टेलीग्राम का ऐप होता है, यूट्यूब का ऐप होता है, और जो भी आप जानते होंगे बहुत सारा का ऐप आ चुका है। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि अगर हमारे पास 1000 ऐसे साइट्स हैं जिनके ऐप मतलब एज इन मतलब इसके ऐप की बात कर रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर के ऐप की बात कर रहा हूँ, या फिर आप इसका भी ले लीजिए, मोबाइल का भी ऐप ले लीजिए। 1000 साइट्स हैं, इनके क्या है 1000 ऐप्स हैं। ठीक है, 1000 ऐप्स होंगे। ठीक, अब आपको अगर सारे 1000 ऐप से काम है तो आप क्या करेंगे, 1000 ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, अब आप समझिए कि आपके मोबाइल में अगर 1000 ऐप भर देंगे तो आपके मोबाइल में जगह बचेगा, फिजिबिलिटी आएगी वो चीज़। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं कि 1000 साइट्स को हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम से खोल लेंगे। ठीक है, जब जो साइट खोलना पड़ा वो साइट को एड्रेस URL डाली और वो साइट आपको खुल के दिख जाता है। तो 1000 साइट खोलने के लिए बस एक ऐप, दैट इज़ गूगल क्रोम से हमारा सारा काम हो जा रहा है। ठीक है, नहीं तो आप अल्टरनेटिव ये कर सकते हैं कि 1000 ऐप डाउनलोड कीजिए, नहीं तो ये कर सकते हैं कि एक डाउनलोड किया, हाँ इसका काम हो चुका है, इस ऐप का डिलीट कर दो, फिर कल इसका आया तो फिर से इसको इंस्टॉल करो, फिर से काम करो। ठीक है, तो इस तरह का जो समस्या है उस चीज़ को कम करने के लिए आ जाता है वेब ऑफ थिंग्स, कि हम इस ऐसे जो घर के जो आपने देखा अभी इस्टेब्लिशमेंट, उस इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हज़ारों लाखों घर को हम लोग एक के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या आ जाता है, हमारा वेब ऑफ थिंग्स आ जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तब थोड़ा इसको फॉर्मल लैंग्वेज में देख लेते हैं और इसको हम लोग रैप अप करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेब ऑफ थिंग्स। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, पहला पॉइंट इसमें है कि वन डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर वन IoT, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब एक घर के लिए एक डिवाइस चाहिए होगा, राइट।
इससे हम क्या पता चलता है कि एन डिवाइस इज डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर एन IoT। ठीक है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना, REQ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एन डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर एन IoT। अब इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट फिजिबल बोलेंगे। ठीक है, या इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ये इनकन्वीनियंट हो जाएगा ये। तो इस चीज़ को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, वन इंटरफेस इज नीडेड, वन इंटरफेस नीडेड। वन इंटरफेस क्या है, ठीक है, वन इंटरफेस क्या है, अपना वेब ऑफ थिंग्स है। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि इससे हमको जो है पेव्स वे एप्लीकेशन देख रहे हैं इसका, पेव्स वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, ठीक है, स्मार्ट ऑफिसेस, ठीक है, और स्मार्ट सिटीज़, ये सब हम लोग इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अलाउज यूज ऑफ वेब सर्विसेज। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, बट इस प्रॉपर काम के लिए नहीं कर रहे हैं। वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अपना आपको समझ में आ गया होगा वेब ऑफ थिंग्स क्या है, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज सेंसर्स। इसमें जो अगला पॉइंट हमको पढ़ना है सेंसर्स आपको मोस्टली पता ही होंगे कि क्या होता है नहीं होता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं। सेंसर्स क्या काम करता है, पहला तो ये पॉइंट उठता है कि सेंसर काम क्या करता है। ठीक है, ये काम करता है मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग का, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग का काम करता है। ठीक है, किस चीज़ का, एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। ठीक है, एप्लीकेशंस, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है, ये क्या है करता है, हेल्प्स इवोल्यूशन ऑफ IoTs। ठीक है, इवोल्यूशन जो IoT को हम लोग और बेहतर बनाने में ये हमको हेल्प करेगा। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन है, थोड़ा बड़ा है, तो मैं पॉज करके लिख के दे देता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा इससे। तो ये डेफिनेशन है जो आपके NCERT में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम फिजिकल इन्वायरमेंट, एक डिवाइस जो टेक्स इनपुट फ्रॉम फिजिकल इन्वायरमेंट एंड यूजेस बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो उसको क्या, उसका क्या काम है कि उसको आप जो रिसोर्सेज हैं इन बिल्ट, आप बाहर से इनपुट लीजिए, इन बिल्ट रिसोर्सेज से आप उसको प्री डिफाइंड फंक्शंस को परफॉर्म कीजिए अपॉन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इनपुट। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर इनपुट मिला है उसमें, देन प्रोसेस डेटा बिफोर पासिंग इट ऑन। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए AC में एक सेंसर लगा हुआ है, तो AC में सेंसर लगा, उसका क्या काम है कि उसको ये डिटेक्ट करना है कि भैया मान लीजिए AC का 24 डिग्री पर सेट किया हुआ है AC का, तो उस 24 डिग्री पर आपको क्या करना होगा कि उस सेंसर को डिटेक्ट करना है कि जो है अभी 24 डिग्री पहुंच चुका है, अब आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर बंद कर सकते हैं। और जैसे ही वापस टेम्परेचर बढ़ने लगे, 25, 26, 27 डिग्री पहुंच गया रूम का टेम्परेचर, तो फिर से उसको इनपुट जो है वो पास ऑन करना है, किसको, कि प्रोसेसर को, कि भैया अभी आप कंप्रेसर वापस ऑन कर दीजिए, रूम गर्म हो गया। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट था सेंसर्स। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, वेब ऑफ थिंग्स देखा, सेंसर्स देखा। एक पॉइंट और है, उसको देखते हैं, और ये वाला जो टॉपिक है, और इस वीडियो को भी रैप अप कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, क्या है, स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, स्मार्ट सिटीज़।
राइट। चलिए, स्मार्ट सिटीज़ में हम क्या देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है ना, स्मार्ट सिटीज़ बना रहे, पटना को भी स्मार्ट सिटी बनाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन क्या ही करें। किनको किनको लगता है कि अपने बिहार का कुछ हो सकता है, ठीक है। जब तक पॉलिटिकल विल और लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक जो डेवलपमेंट है वो नहीं होने वाला है, राइट। तो आ जाइए हम लोग इस पर, ठीक है, फिलॉसफी पर नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। चलिए, तो पहला क्या है कि विथ IoT's हेल्प, इसमें पहला पॉइंट क्या है, विथ, अब IoT's क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT's हेल्प, विथ IoT's हेल्प क्या करना चाह रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स एफिशिएंटली, रिसोर्सेस SOUR, रिसोर्सेस एफिशिएंटली। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट एफिशिएंटली कीजिए, ठीक है। अब आप एफिशिएंटली करने जाएंगे तो जो करने वाला होगा वो आधा तो खुद ही रख लेगा, ठीक है, बाकी जो बचेगा वो बांटेगा, लेकिन वो भी कितना एफिशिएंटली बांटेगा भगवान जाने, ठीक है। तो विथ IoT's हेल्प डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है कि ये क्यों करना चाहते हैं हम, तो इसका आंसर होगा स्मार्टर वेज टू मैनेज सिटी and makes city livable and sustainable, ठीक है। लिवेबल मतलब रहने लायक और सस्टेनेबल मतलब जो आगे भी चलता जाए, ठीक है। तो हम लोग चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं स्मार्ट सिटीज़ में, मतलब एक सिटीज़ में क्या फेस करते हैं जिसके कारण हम लोग स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं। तो चैलेंजेस हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस में पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पहला पॉइंट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, होता क्या ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो तो बिहार से निकल जाते हैं, जो मेयर वगैरह बन के आते हैं या उपमेयर बन के आते हैं, जब वार्ड कमिश्नर बन के आते हैं, वो तो ऐसे ही लोग होते हैं, मतलब जो एक बहुत कम ही, मतलब आप समझिए ना कि 100 में से 10 ही 15 लोग ऐसे होते हैं जो ढंग से मतलब काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी पीयर प्रेशर के कारण, भैया मेयर बन गए हो तो हमको भी खिलाओ, हमको भी पिलाओ, ठीक है। तो उस चक्कर में मेयर काम ही नहीं कर पाता है, और कुछ मेयर तो बस अपने मतलब कैसे भी करके जीत गए हैं, और काम के नाम पर तो वैसे ही शहर गंदा पड़ा हुआ है अपना बिहार। तो एक ऐसा मैंने पॉलिटिकल विल चाहिए जिसके कारण से ये चेंज हो सके, ठीक है। अगला क्या है, ट्रैफिक कंजेशन वाला एक प्रॉब्लम है, कंजेशन हर जगह जाम ही लगता है ना। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट। ये स्मार्ट सिटीज़ में चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके लिए मैंने इसका जो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है वो थोड़ा एक देख लेते हैं और हम इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है कि एक सेंसर जो है, सेंसर कहाँ लगा हो, सेंसर्स लगे हों कहाँ पे, बिल्डिंग में अगर सेंसर लगा होगा, किस चीज़ का सेंसर, अगर भूकंप आया तो सबको अलर्ट करने का सेंसर। मान लीजिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें सेंसर लगा हुआ है कि जैसे भूकंप आया, ट्रिमर आया, अलार्म बजने लग गया, सबको हल्ला करने लग गया, ठीक है, और सब बाहर निकल के चले गए। तो ये सेंसर से हम क्या कर सकते हैं कि कितने जानों को हम लोग बचा सकते हैं जो मलबा में दब जाता है बिल्डिंग गिरने के कारण। या फिर फायर अलार्म टाइप का चीज़ होता है कि अगर आग लग गया तो पूरा बिल्डिंग को अलर्ट कर देगा, सब भागो यहाँ से, आसपास की बिल्डिंग को भी अलर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बिल्डिंग में सेंसर्स लगे हों। या फिर आयरन ब्रिज हो, ठीक है, आयरन ब्रिज, तो वो क्या बता देगा, VRIDG, आयरन ब्रिज में हमको क्या पता चल जाएगा कि जो आपका नेट वोल्ट है वो ढीला तो नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का चीज़ जो है वो बता देगा, और फिर वो किसको इन्फॉर्म कर देगा, अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा सेंसर, और अथॉरिटी उस पर पहुंच जाएगी कि भाई कौन सा इसका नेट वोल्ट ढीला हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि पाइप्स हो सकते हैं ना, जो पाइप जाता है ना अपना तेल वेल जो सप्लाई होता है या उस टाइप की चीज़ें, तो जो पाइप होता है टनल पाइप्स बोलते हैं उसको, टनल पाइप्स, ठीक है। इनमें सेंसर्स लगे होंगे। टनल पाइप्स क्या करेगा, कहीं लीकेज होने लग जाए या वहाँ भी कहीं नेट वोल्ट ढीला हो जाए तो वो भी क्या करेगा, अथॉरिटी को बता देगा, तो अथॉरिटी उसके हिसाब से एक्शन ले सकती है, ठीक।
तो ये सारा चीज़ में क्या होगा, सेंसर जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ भेजेगा, टू बी सेंट टू centralized computer for further analysis। ठीक है, इसको एनालिसिस पढ़ते हैं, एनालिसिस, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, एनालिसिस पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग इसको एनालिसिस पढ़ेंगे, एनालिसिस। इससे क्या होगा, स्पेलिंग गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका स्मार्ट सिटीज़ हो गया, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग मूव करेंगे दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। जो नेक्स्ट पार्ट में अपन मूव करेंगे, क्या कौन सा वो टॉपिक है, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट, हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में चलेंगे। चलिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और टाटा, ऑल द बेस्ट।